इसको अपन कंसीडर कर रहे हैं एज अ प्लेन और इसको कंसीडर कर रहे हैं अपन एज अ ब्लॉक। अब मैं इस प्लेन को कितना इंक्लाइन करूँ कि इस पे रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। हेलो एवरीवन, आई एम खुशबू टाक एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू, आपका अपना चैनल शिक्षा मिशन। तो आज अपन देखेंगे एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एक प्लेन को अपन कितना इंक्लाइन करें कि उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे, उसी एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। यहाँ पे अपन इसको कंसिडर कर रहे हैं, ये है अपनी हॉरिजॉन्टल सरफेस। अब ये एक प्लेन है, अब इस प्लेन को मैं कितना इंक्लाइन करूँ कि उसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है, ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर दे। जिस एंगल पे ये जो ब्लॉक है नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा, उसी एंगल को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पे अपन निकालते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में और वेट होता है mg। तो इसका वेट मिला अपन को डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक कांटेक्ट में है सरफेस के साथ में, इंक्लाइन प्लेन के साथ में ये है कांटेक्ट में, तो इस पे लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है वो होता है कांटेक्ट फोर्स। तो यहाँ पे जो सरफेस है ये इस पे लगाएगा एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वो लगेगा परपेंडिकुलर, तो ऊपर की तरफ लगेगा यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अब अपने पास में जो वेट है, वेट के अपन लेते हैं हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट। अपन यहाँ पे कंसिडर करते हैं कि एंगल थीटा पे अगर अपन इस प्लेन को थीटा एंगल पे रखें तो ये प्लेन, अगर अपन इस प्लेन को थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करें तो इसके ऊपर रखा हुआ जो ब्लॉक है वो नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। अपन ने यहाँ पे एंगल ऑफ रिपोज ले लिया है थीटा, इसको अपन डिनोट कर देते हैं थीटा आर से, एंगल ऑफ रिपोज। तो यहाँ पे अपन अगर ये एंगल थीटा है तो अगर अपन इसका जो वेट है इसके अपन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट लेते हैं। तो जो वेट है, वेट का अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिलेगा mg cos थीटा। अगर ये वैल्यू थीटा है तो ये वैल्यू भी थीटा होगी। तो अपन ने वेट के कंपोनेंट लिए, एक बार लिया हॉरिजॉन्टल और एक बार लिया वर्टिकल कंपोनेंट। तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिला mg cos थीटा और इसका अपन को हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मिला mg sin थीटा। अब जो ये ब्लॉक है, ब्लॉक को नीचे की तरफ कौन खींच रहा है? ये जो फोर्स है, ये फोर्स ब्लॉक को खींच रहा है नीचे की तरफ, तो mg sin थीटा ब्लॉक को खींच रहा है नीचे की तरफ। अब कितना अपन मैक्सिमम फोर्स लगाए कि ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट हो जाए। अगर अपना अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फोर्स से ज्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट हो जाएगा। अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होगा तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, और फ्रिक्शन यहाँ पे यूज होगा वो अपन लेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ, क्योंकि जो फ्रिक्शन होता है वो मोशन का अपोज करता है। जिस साइड में मोशन होता है उसके जस्ट ऑपोजिट साइड में फ्रिक्शन एक्ट करता है। तो अगर ये ब्लॉक है, ब्लॉक को अपन थीटा डिग्री एंगल पे इंक्लाइन करते हैं तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड हो रहा है। अब जो mg sin थीटा है ये खींच रहा है इसको नीचे की तरफ, तो पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा वो लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर जो अप्लाइड फोर्स है, इस फोर्स से अगर ज्यादा होगा तो ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होना स्टार्ट कर देगा, इसलिए अपन ने यहाँ पे जो कंसिडर किया है वो है लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू होती है μn। तो यहाँ पे अपन कैलकुलेट करते हैं पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अपन देखते हैं यहाँ पे वर्टिकल साइड में, तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ लग रहा है mg cos थीटा। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स मिलता है mg cos थीटा के बराबर। तो यहाँ से अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिलता है μs इंटू n की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट की mg cos थीटा और ये वैल्यू अपन यहाँ पे पुट कर देंगे तो अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला μs इंटू mg cos थीटा। तो ये mg sin थीटा तो इसको नीचे की तरफ गिरा रहा है ब्लॉक को, और जो इसको बचाने वाला फोर्स है वो है μ इंटू mg cos थीटा, ये लग रहा है ऊपर की तरफ। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन कब लगेगा? जब ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स, दोनों फोर्स अगर इक्वल होंगे तो यहाँ पे अपन दोनों फोर्स को इक्वल करते हैं। जितना नीचे फोर्स लग रहा है उतना ही फोर्स वापस लग रहा है ऊपर की तरफ, तो ये ब्लॉक रहेगा स्टेशनरी, ये स्लाइड नहीं होगा।
अपन हॉरिजॉन्टल साइड में जो फोर्स लग रहे हैं उन फोर्स को अपन बैलेंस कर रहे हैं। mg sin थीटा लग रहा है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ जो बचाने वाला फोर्स है वो लग रहा है म्यू इंटू mg cos थीटा। अपन ने इन दोनों फोर्स को इक्वल किया तो यहाँ से mg कैंसिल आउट हो जाएगा। sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। तो यहाँ से अपन को एंगल ऑफ रिपोज मिला tan इनवर्स इंटू म्यू एस। यहाँ पे म्यू एस है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। अपन ने हॉरिजॉन्टल साइड में दोनों जो फोर्स लग रहे हैं उन दोनों फोर्स को अपन ने बैलेंस किया। mg से mg कैंसिल आउट हो गया। sin थीटा cos थीटा जब इधर आएगा तो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है tan थीटा। तो tan थीटा अपन को मिला म्यू एस के बराबर। तो यहाँ से अपन को थीटा की वैल्यू मिली tan इनवर्स म्यू एस। तो एंगल ऑफ रिपोज अगर अपन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन हो तो उसकी सहायता से अपन एंगल ऑफ रिपोज आसानी से निकाल सकते हैं। एंगल ऑफ रिपोज होता है tan इनवर्स ऑफ म्यू एस। अब यहाँ पे अपन 3 केस देखते हैं। अगर अपना जो एंगल है अगर एंगल ऑफ रिपोज से कम होगा तो क्या होगा। तो देखते हैं अपन फर्स्ट केस। अगर थीटा की वैल्यू एंगल ऑफ रिपोज से कम होगी तो एंगल कम होगा, प्लेन कम इंक्लाइन होगा और कम इंक्लाइन होगा तो ये स्लाइड नहीं करेगा। तो उस टाइम अगर ये जो ब्लॉक है ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा अपना स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक होगा रेस्ट कंडीशन में। अगर थीटा की वैल्यू रिपोज एंगल से कम होती है तो यहाँ पे ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगा। अब जब ब्लॉक नीचे स्लाइड ही नहीं करेगा तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि ब्लॉक होगा रेस्ट कंडीशन में। और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। जितना अपन फोर्स लगाते हैं वापस स्टैटिक फ्रिक्शन भी उतना ही फोर्स लगाता है। दोनों ही फोर्स अगर इक्वल होते हैं तो ब्लॉक होता है स्टेशनरी रेस्ट कंडीशन में। जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है वो अप्लाइड फोर्स के बराबर होगा और ये मिलेगा अगर थीटा की वैल्यू रिपोज एंगल से कम होगी तो ये ब्लॉक होगा रेस्ट कंडीशन में। उस टाइम उस पर जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के इक्वल। केस सेकंड देखते हैं। अगर जो थीटा है थीटा की वैल्यू अपन के पास में रिपोज एंगल के बराबर होगी तब क्या होगा। अब थीटा की वैल्यू रिपोज एंगल के बराबर है मतलब अब ये मूव होने की कंडीशन में आ गया, लेकिन अभी भी ये मूव हो नहीं रहा है। जब मूव होने की कंडीशन में आ जाता है मतलब यहाँ पे लगेगा मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन। अब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो इस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन। ब्लॉक इज जस्ट अबाउट टू मूव। ब्लॉक मूव होने की कंडीशन में आ गया है लेकिन अभी मूव हो नहीं रहा है। और इस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो लगेगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। थर्ड केस देखते हैं। थर्ड कंडीशन है अगर थीटा रिपोज एंगल से ज़्यादा हो। अगर जो थीटा है थीटा ये रिपोज एंगल है, अगर थीटा रिपोज एंगल से ज़्यादा हो मतलब अपन इसको ज़्यादा इंक्लाइन कर दे तो उस टाइम क्या होगा, जो ब्लॉक है नीचे की तरफ मूव होने लग जाएगा। अब ब्लॉक जब नीचे की तरफ मूव हो रहा है तो वो आ गया मोशन में और जब बॉडी मोशन में होती है तो उस टाइम जो फ्रिक्शन एक्ट करता है वो होता है काइनेटिक फ्रिक्शन। तो उस टाइम जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है म्यू के इंटू एन। एक बार अपन वापस लेते हैं एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है। एक प्लेन है, प्लेन को अपन कितना इंक्लाइन करें कि उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर दे। वो स्टार्ट होने वाली जो कंडीशन होगी उस टाइम जो एंगल होगा वही होगा एंगल ऑफ रिपोज। फिर अपन ने देखा एंगल ऑफ रिपोज यहाँ पे अपन ने कंसीडर कर दिया थीटा आर। अब जो ब्लॉक है ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg और जो ये ब्लॉक है सरफेस के साथ में कॉन्टैक्ट में है तो इस पर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, वो लगेगा ऊपर की तरफ परपेंडिकुलर। अब अपने पास में जो वेट है अपन ने उसके कंपोनेंट लिए, एक बार लिया अपन ने उसका वर्टिकल कंपोनेंट और एक बार लिया उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट अपन को मिलता है वो है mg cos थीटा के बराबर और वो होता है नॉर्मल रिएक्शन के बराबर। तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स तो मिल गया mg cos थीटा और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है mg sin थीटा ये है गिराने वाली फोर्स। mg sin थीटा इस ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहा है। अगर ये ब्लॉक नीचे की तरफ मूव होगा तो पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन और पीछे की तरफ जो एक्ट करेगा वो होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन और उसकी वैल्यू होती है म्यू एस इंटू एन। एन की वैल्यू अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर दी तो यहाँ
यहाँ पे अपन लिखते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन वो मिलता है अपन को म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा। अब जो एम जी साइन थीटा है वो तो इसको गिरा रहा है और जो म्यू इंटू एम जी कॉस थीटा है ये इसको बचा रहा है। तो अपन देखते हैं अगर थीटा की वैल्यू कम होती है, जैसे जैसे थीटा की वैल्यू कम होती है तो साइन थीटा भी कम है। अगर साइन थीटा की वैल्यू कम है तो यहाँ पे जो ब्लॉक है, यहाँ पे जो नीचे गिराने वाली फोर्स है वो वैल्यू भी कम हो गई। अब नीचे गिराने वाली फोर्स कम है और ऊपर जो बचाने वाली फोर्स है वो ज्यादा है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ मूव नहीं होगा। अब जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी तो साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, और साइन थीटा की जब वैल्यू बढ़ती है तो कॉस थीटा की वैल्यू कम होती है। अब यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू है बढ़ रही है, मतलब जो नीचे गिराने वाली फोर्स है वो तो बढ़ रही है, और जो ऊपर बचाने वाली फोर्स है वो है कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कम हो रही है, मतलब फ्रिक्शन कम हो रहा है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड होना स्टार्ट कर देगा। तो ये होता है एंगल ऑफ रिपोज। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। इस पे बेस अपन एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखते हैं। एंगल ऑफ रिपोज पे बेस अपन एक क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है इफ एंगल ऑफ रिपोज इज 45 डिग्री फाइंड इफ बॉडी इज एट रेस्ट और मोशन कैलकुलेट फ्रिक्शन फोर्स एंड एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे अपन को बोल रहे हैं एक जो प्लेन है उस प्लेन का एंगल ऑफ रिपोज अपन को गिवन है 45 डिग्री। मतलब अगर उस प्लेन को मैं 45 डिग्री के एंगल पे इंक्लाइन करूँ तो उसके ऊपर जो रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा 45 डिग्री के एंगल पे। अब अपन को यहाँ पे गिवन है 30 डिग्री एंगल। अब यहाँ पे पूछ रहे हैं अपन से यहाँ पे कितना फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा और अपन को निकालना है इसका एक्सेलरेशन। तो अपन देखते हैं जो एंगल अपन को गिवन है वो कम है रिपोज एंगल से। अगर अपन 45 डिग्री के एंगल पे उसको इंक्लाइन करेंगे तो उसके ऊपर रखा हुआ ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तो अपना एंगल कम है, अपना एंगल है सिर्फ 30 डिग्री, तो वो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट नहीं होगा। अब जब ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं करेगा तो उस टाइम जो ब्लॉक होगा वो होगा रेस्ट कंडीशन में। अब रेस्ट कंडीशन में जो फ्रिक्शन लगता है वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट करेगा वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन, और बॉडी होगी रेस्ट कंडीशन में। और अगर बॉडी रेस्ट कंडीशन में है तो उसका एक्सेलरेशन नहीं होगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा 0। तो यहाँ पे अपन देखते हैं जो एंगल थीटा है वो कम है रिपोज एंगल से, तो अपन को मिलता है जो बॉडी है वो रेस्ट कंडीशन में होगी, स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करेगा और स्टैटिक फ्रिक्शन होगा अप्लाइड फोर्स के बराबर, एक्सेलरेशन अपन को मिलेगा 0। अपन इसको एक दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं। अपन ने पढ़ा है जो tan थीटा होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू एस के बराबर होता है। तो यहाँ से अपन निकालते हैं tan थीटा r इज इक्वल टू म्यू एस। अब अपन को थीटा आर की वैल्यू कितनी गिवन है 45 डिग्री। एंगल ऑफ रिपोज का अपन लेते हैं tan। तो एंगल ऑफ रिपोज है अपने पास में 45, तो यहाँ पे लेंगे अपन tan 45 इज इक्वल टू म्यू एस। tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो यहाँ से अपन को कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन मिला 1। अब अपन निकालते हैं यहाँ से लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होगा। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। अब यहाँ पे देखते हैं ब्लॉक को। जो ब्लॉक है ब्लॉक का वेट एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ब्लॉक का वेट होगा mg। फिर अपन उसके लेंगे कंपोनेंट, तो अपन को इसका वर्टिकल कंपोनेंट मिलेगा mg कॉस थीटा। अब थीटा की वैल्यू यहाँ पे 30 है, तो ये मिलेगा अपन को नीचे वाला कंपोनेंट मिलेगा mg कॉस 30। और जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है वो लग रहा है ऊपर की तरफ, तो यहाँ से अपन को नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर मिला, mg cos 30 के बराबर। अब जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है उसकी वैल्यू अपन यहाँ पे रख देते हैं, तो अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर ली और n अपन ने यहाँ से कैलकुलेट कर लिया। तो यहाँ से अपन को मिलता है FL इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन। म्यू एस अपन को गिवन है n और नॉर्मल म्यू एस अपन को गिवन है 1 और n अपन ने निकाल दिया mg cos 30। तो अपन को लिमिटिंग फ्रिक्शन मिला 0.866 mg। अब जो पीछे जो फोर्स लग रही है ब्लॉक को जो मूव होने से बचाने वाली फोर्स है वो है 0.866। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होगा तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो जो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है वो लग रहा है पीछे की तरफ, और ये कर रहा है स्लाइड होने से ब्लॉक को बचा रहा है। पीछे की तरफ लग रहा है 0.866 mg। अब देख रहे हैं जो गिराने वाली फोर्स है वो कितनी है यहाँ पे, तो ये अपन को पता है, ये वाली होता है mg cos 30 और ये वाला होगा mg sin 30।
अब जो mg sin 30 है ये क्या कर रही है, ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रही है, तो ये है अपनी अप्लाइड फोर्स। तो यहाँ से अपन को अप्लाइड फोर्स मिला mg sin 30 की वैल्यू होती है 1/2, तो ये अपन को अप्लाइड फोर्स मिला 0.5 mg। अब जो ब्लॉक को जो नीचे खींच रहा है 0.5 mg से, तो अपन ब्लॉक को नीचे की तरफ खींच रहे हैं। 0.5 mg से तो अपन को ब्लॉक को नीचे की तरफ से खींच रहे हैं, और जो ब्लॉक को पीछे की तरफ जो फोर्स लग रहा है वो ब्लॉक को नीचे गिरने से बचा रहा है, तो पीछे की तरफ लग रहा है 0.866 mg। तो अपन देख रहे हैं जो फोर्स लग रहा है पीछे की तरफ, जो फोर्स है वो फोर्स ज़्यादा है। अगर अप्लाइड फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है तभी ब्लॉक मोशन की कंडीशन में आता है। तो यहाँ पे अप्लाइड फोर्स तो कम है, अप्लाइड फोर्स हो रहा है सिर्फ 0.5 mg, जबकि पीछे की तरफ जो बचाने वाली फोर्स है वो ज़्यादा है 0.866 mg। तो यहाँ पे लिमिटिंग फ्रिक्शन ज़्यादा है, अप्लाइड फोर्स कम है, तो ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा। यही कंडीशन अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट एंगल को देख के ही निकाल दी थी कि अगर ब्लॉक नीचे की तरफ स्लाइड नहीं होगा तो वो होगा रेस्ट कंडीशन में। रेस्ट कंडीशन में जो फ्रिक्शन एक्ट होता है वो होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू होती है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन पीछे की तरफ अभी जो फ्रिक्शन लग रहा है, तो पीछे की तरफ अभी इतना फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, 0.866 mg का फ्रिक्शन नहीं लग रहा है। अपन यहाँ पे वापस ब्लॉक बना लेते हैं। थीटा इज इक्वल टू 30। यहाँ पे जो ब्लॉक है उसका अपन को मास गिवन है m। अब ये ब्लॉक है रेस्ट कंडीशन में, ये नीचे की तरफ स्लाइड नहीं हो रहा है, तो आगे की तरफ फोर्स लग रहा है 0.5 mg। तो पीछे की तरफ जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन, और स्टैटिक फ्रिक्शन होता है अप्लाइड फोर्स के बराबर। तो पीछे भी वापस 0.5 mg का ही फ्रिक्शन लग रहा है। ये हो गया अपना स्टैटिक फ्रिक्शन। अब बॉडी अगर रेस्ट कंडीशन में है तो उसका एक्सेलरेशन हो जाएगा 0। तो यहाँ पे अपन ये इस प्रकार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बाकी की क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। जिसको नोट डाउन करना है नोट डाउन कर लो। थैंक यू।